हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स को बना रहे थे, आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे और अभी बहुत सा टाइप्स जो है वो डिस्कस भी करना है। तो आइए हम लोग जो है आगे कुछ और सीखते हैं और फिर लास्ट में प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें भी आपको दिक्कत होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल पाथ को। देखिए, एक तो हम लोग पाथ मतलब क्या, जितना डिस्टेंस कवर किया उसको पाथ कवर्ड बोलते हैं। लेकिन पाथ को ऑप्टिकली कैसे मेजर किया जाता है इसको समझिए। जैसे अगर लाइट जो है वाटर में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में मान लो t टाइम लगा, तो कोई पूछे कि ये कितना ऑप्टिकल पाथ कवर किया, तो वो 100 मीटर नहीं बोला जाता है। उसको कैसे मेजर करेंगे? तो मेथड ये है कि जितना टाइम में वो 100 मीटर गया उतना ही टाइम अगर वो वैक्यूम में चलता तब वो कितना दूर जाता। तो जाहिर है वाटर में तो स्पीड थोड़ा कम होता है लाइट का, अगर वैक्यूम में जाएगा तो जाहिर है स्पीड ज़्यादा होगा, तो वैक्यूम में तो उतना ही टाइम में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो वैक्यूम में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक ना? यहाँ पे ऐसे हम लिख दे रहे हैं, इफ लाइट रे कवर्स ए डिस्टेंस s in a given medium in time t, then the distance covered by the light ray in vacuum during same time interval, मतलब उतना ही t टाइम में ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। ठीक ना? इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। जैसे लाइट s डिस्टेंस कवर किया इस मीडियम में, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में लाइट को t टाइम लगा। मान लो लाइट का स्पीड जो है इस मीडियम में v, तो जाहिर है यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा s/v बोलेंगे, टाइम taken by the light ray in, ठीक ना, taken by the light ray to cover distance s। तो जाहिर है s डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम s/v लगेगा। अब इतना ही टाइम में वैक्यूम में लाइट चलेगा तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमको पता करना। तो बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय
the light ray in vacuum during same time interval तो c इंटू टी, वैक्यूम में लाइट का जो वेलोसिटी है c, टी टाइम में c इंटू टी डिस्टेंस कवर किया, और t को क्या लिखेंगे तो s बाई वी, c बाई वी को तो म्यू बोलते हैं। यानी कि अगर लाइट s डिस्टेंस कवर किया गिवन मीडियम में, तो वैक्यूम में चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, म्यू इंटू एस, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। कोई कंफ्यूजन? अब देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है। वाटर में लाइट जो है 100 मीटर चला, ऑप्टिकल पाथ क्या होगा तो म्यू इंटू 100, म्यू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी कि वैक्यूम या एयर छोड़ के कोई भी अदर मीडियम हो तो लाइट जो डिस्टेंस कवर करता है और ऑप्टिकली जो डिस्टेंस कवर करता है, दोनों में फर्क है। देखो एक्चुअल में जब ये एस डिस्टेंस जाएगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, म्यू एस, लेकिन माइंड में लगता है ना कि गया तो ऐसे ही आप म्यू एस काहे लिख देते। देखो ऐसा है, जो बात बोलने जा रहे, कुछ काम तो हम लोग सिंपल वे में कर लेते हैं, लेकिन कुछ वर्क जो है ना थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। जैसे इस तरह से सोचना, मान लो वैक्यूम में ये लाइट ट्रेवल कर रहा, सपोज करो इसका एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ ऐसे बनाया, ठीक ना। ये वैक्यूम में लाइट चला, एक वेवलेंथ आगे जाता है तो फेज 2 पाई से बदलता है, यानी यहाँ से यहाँ गया होगा फेज 2 पाई से बदल गया, फिर यहाँ गया तो 2 पाई से और, यानी यहाँ से यहाँ जाने में 4 पाई से बदल गया फेज। पढ़े ना कि वेवलेंथ के इक्वल आगे जाने पर फेज 2 पाई से। अब चलो यही जो लाइट है ना, अब दूसरे मीडियम में इंटर किया, तो दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर टी टाइम लगा है तो इसमें जो है ना वो इतना डिस्टेंस तो कवर करेगा नहीं, क्योंकि दूसरा जो मीडियम है उसमें तो स्पीड कम होता है। तो आप क्या देखेंगे कि ठीक है, ध्यान से देखें, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, जाहिर है ये कम है, समझेंगे। इसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, हम थोड़ा ये और लगभग इक्वल ही बन गया है, ऐसा करते हैं ना कि समझने में सुविधा हो। मान लो टी टाइम में ही लाइट जो है इस मीडियम में यहां से यहां गया, अभी भी देख लो ये गया है लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा ही, लेकिन लैम्डा बदल गया, इसका लैम्डा अलग है, इसका लैम्डा बड़ा है ना, वेवलेंथ इसका बड़ा है। लेकिन अगर फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना तो कोई फर्क नहीं, यहाँ भी 4 पाई से बदला है, यानी 2 लैम्डा चला, यहाँ भी वो 2 ही लैम्डा चला। यहाँ पर जो है वेवलेंथ बड़ा था और यहाँ वेवलेंथ छोटा है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो 2 लैम्डा चला, फेज 4 पाई से बदल गया, यहाँ 2 लैम्डा डैश चला और फेज 4 पाई से बदल गया। दोनों केस में तो फेज 4 पाई से ही चेंज किया, बस फर्क क्या चीज का, तो फर्क यह है कि वेवलेंथ बदल गया, स्पीड बदल गया। यानी ऑप्टिकल पाथ जो है ना वो फेज के आधार पे मेजर किया जाता है। भले हम लोग सिंपल वे में बोल देते हैं कि भाई देखो
ऑप्टिकल पाथ मेजर करना हो कुछ मत करना, केवल ये सोचना वाटर में अगर 100 मीटर गया तो उतना ही टाइम में वैक्यूम में क्या जाता, ग्लास में अगर इतना गया तो उतना ही टाइम में वैक्यूम में कितना जाता। और आसान कैलकुलेशन है कि जितना भी डिस्टेंस कवर करे कोई भी मीडियम में म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन आखिर हम लोग एस को म्यू एस बोल के क्यों मेजर करते हैं, तो बोलेंगे देखो अगर यही एस है, इस मीडियम में अगर एस चला तो यही समझो म्यू एस। तो कहोगे क्या ये दोनों बराबर है, बोलेंगे नहीं। क्या दोनों का वेवलेंथ बराबर है, नहीं। स्पीड बराबर है, नहीं। तो क्या बराबर है, तो फेज। इसमें भी फेज 2 पाई से बदला और इसमें भी फेज 2 पाई, यानी ऑप्टिकल पाथ फेज के आधार पे मेजर किया जाता है। ठीक ना, ये आपको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है। ठीक ना, तो चलिए यानी अब आप ये भी जान लीजिए, जैसे टी टाइम में जैसे कोई लाइट है, अब वैक्यूम से वो वाटर में इंटर कर गया, तो वैक्यूम में टी टाइम में अगर उसका फेज डेल्टा से बदलेगा तो वाटर में जाए चाहे ग्लास में जाए कोई मीडियम में जाए, टी टाइम में फेज जो है डेल्टा ही से चेंज होगा, भले वेवलेंथ स्पीड बदले। यानी कि देखो यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगा और इसमें भी यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगा। जितना से फेज इसमें चेंज किया उतना ही से फेज इसमें चेंज किया। बाकी चीज़ भले अलग अलग हो लेकिन फेज चेंजिंग दोनों का एक जैसा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों जो है ऑप्टिकली इक्वल है, एस और म्यू एस दोनों इक्वल है। यानी आगे से हमसे जब भी क्वेश्चन कहा जाएगा कि लाइट जो है किसी अदर मीडियम में यानी वैक्यूम एयर छोड़ के कोई दूसरे मीडियम में अगर एस डिस्टेंस कवर किया तो बोलेंगे एस को म्यू एस काउंट कर लो, क्योंकि वैक्यूम से कंपेयर करके हम लोग पाथ को मेजर करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, तो इसको पहले लिख लें। हाँ जी, तो देखेंगे अगर लाइट के पाथ में, जैसे लाइट इधर जा रहा और इसके पाथ में आप एक ग्लास स्लैब को रख दिए, ठीक ना, लाइट के पाथ में आप एक ग्लास स्लैब को रख दिए। सपोज कीजिए इस ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है ना वो टी है। थोड़ा समझेंगे, थिकनेस को टी से, टाइम नहीं समझना, यहाँ लिख दे रहे हैं। टी जो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। देखेंगे मान लो पॉइंट ए है, ये बी है। सोचो अगर ये स्लैब नहीं होता और लाइट ए से बी तक जाता, तो अगर ये डिस्टेंस एस होता चाहे डी होता तो उसको डी ही बोलते। मान लो जैसे यहाँ से यहाँ डी, तो इन अब्सेंस ऑफ स्लैब स्लैब अगर नहीं होता तो लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता वही उसका ऑप्टिकल पाथ होता, क्योंकि वैक्यूम रहता। वैक्यूम में तो जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को तो ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तब बोलते क्या कि ऑप्टिकल पाथ या जनरल पाथ, उसमें कोई फर्क होने को नहीं है। यानी सीधे बोलेंगे ए बी इक्वल हो गया डी के। ए से बी का डिस्टेंस मेजर करना हो डी बोले, लेकिन जब स्लैब आ जाएगा तब तो मेजर करने का मेथड बदल गया। इतना जो पोर्शन है उसको अलग ना मापना पड़ेगा, क्योंकि ये है टी, लेकिन मापना क्या पड़ेगा, म्यू इनटू टी। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। सोचिए स्लैब नहीं होता तो ए बी इक्वल होता डी के। अब चलिए इन प्रेजेंस ऑफ स्लैब, अब आपसे कोई कहे कि अब ए बी को क्या बोले,
तो हम लोग बोलेंगे कि देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो वैक्यूम ही है। इस पॉइंट को अगर हम C बोले, इसको D बोले, तो AC और DB इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। AC प्लस DB इसमें कोई फर्क, ये तो वैक्यूम के वैक्यूम में है। हाँ, ये जो CD है जिसको हम T बोलते, उसको T ना बोल करके म्यू इंटू T बोलना पड़ेगा। तो देखो, अगर तुमसे कोई पूछे AC प्लस DB क्या होगा, तो टोटल D है, तो CD को गायब कर दो तो D माइनस T हो गया। मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी ये दोनों मिल करके जो वैक्यूम में है, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है, D माइनस T, तो वहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो CD है उसको अब T ना बोल के म्यू T ना बोलना पड़ेगा। देखो, अगर यही वैक्यूम रहता तो इसको भी T बोल देते, तो यहाँ T बोल देते तो T T कट जाता, D के इक्वल हो जाता। लेकिन जब स्लैब रख दिए हैं तो इसको तो म्यू T मेजर करेंगे। अब इन दोनों को तुलना करो। देखो, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। D म्यू माइनस 1 इंटू T। देखो ध्यान से, म्यू T पहले, T कॉमन ले लिए। आप दोनों को तुलना करो तो पहले ये डिस्टेंस D था, स्लैब रखने के बाद ये डिस्टेंस क्या होगा, D प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। यानी इससे हम लोग क्या सीखे कि अगर लाइट के पाथ में कोई अगर स्लैब को रख दिया जाए जिसका थिकनेस T है, तो उसका पाथ कितना से चेंज कर जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू T से। यानी कि बोलेंगे इफ ए ग्लास स्लैब is placed in the path of light ray, then path covered is increased by म्यू माइनस 1 इंटू T। यानी पहले जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, अगर ये वैक्यूम था, तो स्लैब रख देने पर उसको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, म्यू माइनस, यानी कि पाथ कवर इतना से इंक्रीज कर गया, चेंज कर गया। अगर कोई कहे डिफरेंस कितने का है, तो जाहिर है इससे इसको माइनस करेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू T का डिफरेंस। क्लियर है? अब जैसे देखें, ये तो हम लोग एक पॉइंट समझ गए। जैसे इसको अगर हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज में लाएं, क्योंकि देखिए आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, फिर उसको तो न्यूमेरिकल में यूज करना है और फिर जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करना है। तो आइए, जैसे यहाँ लाइट सोर्स, देखें, अब जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि यहाँ पे एक स्लैब को रख दिया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट के सामने एक स्लैब को रख दिया। ठीक, ये है P0 पॉइंट, स्क्रीन का सेंटर है। थोड़ा सोच के बताइएगा, स्क्रीन का ये सेंटर है, यहाँ कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव? तो आप बोलते हैं कि जितना ये चला उतना ये चला, पाथ डिफरेंस 0, तो कंस्ट्रक्टिव यानी यहाँ ब्राइट होगा। तो बोलेंगे देखो, जब ये स्लैब नहीं था तब तक तो ये ठीक था,
अब जब ये स्लैब आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो देखो लाइट अब चला, थोड़ा समझना, लाइट S1 से चला P0 पे और S2 से भी चला P0 पे, स्केल से मापेंगे तो जरूर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, स्लैब नहीं होता तो गारंटी दोनों इक्वल है और पार्ट डिफरेंस 0 है और सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ये हमको मालूम है। लेकिन अगर अभी कोई पूछे ये क्या यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 है, तो बोलेंगे नहीं। तो क्यों? तो बोलेंगे कि ये जितना है, ये जो है म्यू -1 इंटू टी उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका पाथ जो है स्लैब को जैसे ही रखे तो पाथ कितना से इंक्रीज कर गया, म्यू -1 इंटू टी से बढ़ गया। यानी ऐसे सोचो, मेरा ये दोनों हाथ इक्वल है, ठीक है। मान लो ये भी जो है, सपोज करो कि 25 सेंटीमीटर ये भी सपोज करो, और ये जो है ना 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाए, तो डिफरेंस तो 2 का हो गया कि नहीं। यानी जैसे ही स्लैब रखेंगे तो पाथ अभी ना बढ़े, इतना से ही बढ़ जाएगा। था इक्वल, दोनों इक्वल था और एक बढ़ गया, एक 2 ही सेंटीमीटर से बढ़ गया, तो वही ना डिफरेंस हो गया। यानी कि अब कोई पूछेगा कि क्या P0 पे पार्ट डिफरेंस 0 है, तो नहीं। अब अगर ये पूछा जाए कि बतलाओ इस P0 पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, तो बोलेंगे भाई अब बताना संभव नहीं है, डायरेक्ट 0 रहता था तो बतला देते थे, अब तो डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लैब का थिकनेस क्या लें। यहाँ क्वेश्चन लिख दे या यही लिख दे, फाइंड मिनिमम थिकनेस of slab for which destructive interference will take place at P0, ठीक ना। P0 यानी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक, तो P0 पॉइंट पर अगर पार्ट डिफरेंस पूछा जाए, पार्ट डिफरेंस एट P0, तो पहले तो 0 होता था, लेकिन अब एक का पाथ जो है म्यू -1 इंटू टी से बढ़ गया है, तो यही ना डिफरेंस हो गया। यानी याद रखना कि जब भी एक स्लिट के सामने कोई ग्लास स्लैब को रख देंगे तो स्क्रीन के हर पॉइंट पर पहले से जितना पार्ट डिफरेंस होता था वो तो होगा ही, उसमें ऐड हो जाएगा कितना, म्यू -1 इंटू टी। जैसे यहाँ पहले से पार्ट डिफरेंस 0 होता था, लेकिन अब कितना हो गया, 0 प्लस म्यू -1 इंटू, यानी हर पॉइंट पे ही पार्ट डिफरेंस म्यू -1 इंटू टी से चेंज कर जाएगा। तो ठीक है, स्क्रीन के सेंटर पे पार्ट डिफरेंस इतना हुआ। अब अगर ये पूछा जाए, या क्वेश्चन में जो पूछा गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ हो, उसके लिए टी का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव बोले या डार्क बोले या मिनिमम बोले, एक ही बात है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस जो है यानी म्यू -1 इंटू टी 2n-1 λ/2 होना चाहिए। तो t मुझे निकालना है, तो 2n-1 λ/2 म्यू -1। पूछा जा रहा t का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो n जितना ही कम होगा t उतना ही कम। तो n जो है इस फॉर्मूला में 1 से स्टार्ट होता है, तो बोलेंगे क्या, फॉर t टू बी मिनिमम
पुट n इक्वल टू 1, तो चलो t का मिनिमम वैल्यू कितना, n के जगह 1 रख दोगे तो 1 हो गया, यानी लैम्डा बाई 2 म्यू माइनस 1। यानी देख लो जी, अब स्क्रीन के सेंटर पे डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या। यही n के जगह 2 रख दे तो आ जाएगा 3/2 लैम्डा बाई 2 म्यू माइनस, मतलब कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टी के वैल्यू पर। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता ना कि डिस्ट्रक्टिव के बजाय बतलाओ अब यहाँ कंस्ट्रक्टिव कब होगा, तो जो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लिखे हैं वहाँ ये न लिख के n लैम्डा लिख देते, कंस्ट्रक्टिव का वो फॉर्मूला होता है, और n का वैल्यू अपना पुट करते जाते, t निकलते जाता है ना। तो चलिए हम लोग जो यहाँ तक तो समझे हैं। मेन बात क्या सीखे हैं कि ग्लास स्लैब को अगर हम लोग लाइट के पाथ में रख देंगे, स्लैब का थिकनेस अगर t हो तो उसका जो पाथ है इंक्रीज कर जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी से। उसी का यूज किए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। अब देखें, जैसे अभी हम लोग सीखे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट के सामने अगर एक स्लैब को रखें तो हर पॉइंट पर जो पाथ है म्यू माइनस 1 इंटू टी से इंक्रीज कर जाता, मतलब पहले से जो पाथ डिफरेंस था उसमें म्यू माइनस 1 इंटू टी से चेंजिंग आ जाता। ठीक, थोड़ा समझिएगा जो बात बोल रहे हैं। एक स्लिट के सामने स्लैब रख दी, इसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा? नहीं। अभी आप सीखे कितना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो कह रहा ये बतलाओ इस स्क्रीन पे कहीं तो पाथ डिफरेंस 0 होगा ना, कारण कि इसको हम पहले सेंट्रल ब्राइट बोलते थे। सेंट्रल ब्राइट ये बोलते थे क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता था। तो आपसे कहा गया कि वो पॉइंट को लोकेट करो जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो। ठीक ना, लोकेट द पॉइंट ऑन स्क्रीन where path difference is 0 in given condition। ठीक है, तो गिवन कंडीशन में पाथ डिफरेंस जो है कहाँ पे 0 होगा। तो एक बात की तो गारंटी है कि ये पाथ डिफरेंस स्क्रीन के सेंटर पे तो 0 होने वाला नहीं। ठीक ना, स्क्रीन के सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 होने वाला नहीं। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो ये जितना डिस्टेंस चलेगा उससे तो ये ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि इसका पाथ जो है स्लैब आने के बाद म्यू माइनस 1 इंटू टी से बढ़ गया। चलो मान लो हम यहाँ पर लेते P0 डैश, इसको बोलते हैं लाइट। चलो ES1 है, ES2 है। सोचो अगर ये स्लैब नहीं होता और स्क्रीन से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते तो जाहिर है ये पाथ बड़ा है ना इससे, और तब जो है बोलेंगे क्या, इन अब्सेंस ऑफ स्लैब, जब स्लैब नहीं होगा तो S2 P0 डैश माइनस S1 P0 डैश कितने के इक्वल होता, तो x इंटू स्मॉल डी। याद करो फॉर्मूला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़े थे ना ये फॉर्मूला। मतलब
S2P0 S1P0 से इतना बड़ा है, मान लो 1 मिनट के लिए 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो है इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो जब स्लैब को रख देंगे तो स्लैब को रखने में ई भी बढ़ जाएगा कि नहीं, बोलो। स्लैब को जैसे ही रखेंगे तो कितना से बढ़ जाएगा, μ-1 इंटू टी से। तो मान लो 1 मिनट के लिए ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। अब यहाँ हम स्लैब रख दिए, तो जब स्लैब रखेंगे तो इसका भी पाथ μ-1 इंटू टी से बढ़ गया, यानी अगर μ-1 इंटू टी 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा कि नहीं। मतलब अगर यहाँ चाहते हो कि पाथ डिफरेंस 0 हो तो जितना डिफरेंस है उतना उसको कंपेंसेट कर दो स्लैब के हेल्प से, बराबर कर दो। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, तो एक स्लैब रख दो, ऐसा स्लैब रखो जो उसके पाथ को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दे, यानी μ-1 इंटू टी 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाए, तब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी बोलेंगे क्या कि टू गेट 0 पाथ डिफरेंस एट P0 अगर आप यहाँ पे 0 पाथ डिफरेंस करना चाह रहे हैं तब क्या मेथड है, तो मेथड ये है कि जो ये इंक्रीज करेगा μ-1 इंटू टी से इसके पाथ को, वो इसके इक्वल होना चाहिए। जितना डिफरेंस था उस डिफरेंस को ये ख़त्म कर देगा। नहीं तो देखो एक दूसरा तरीका ये भी है, बोलेंगे क्या, इन प्रेजेंस ऑफ स्लैब, जब स्लैब मौजूद होगा। अब कोई कहेगा पाथ डिफरेंस मेजर करो, तो S2P0 माइनस ये जो S1P0 है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा S1P0 प्लस μ-1 इंटू टी। ध्यान से देखो, ठीक ना। इन प्रेजेंस ऑफ स्लैब जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये होगा। समझ पाए क्या? क्योंकि अगर स्लैब नहीं रहेगा तब तो S2P0 माइनस है, ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। लेकिन जब स्लैब रहेगा मौजूद तो S2P0 तो वही के वही है, S1P0 इतना से बढ़ गया, बस यही ना जानते हैं। तो देखो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या आ गया एट P0 तो S2P0 माइनस S1P0 μ-1 इंटू टी, बस हो तो गया। ये पाथ डिफरेंस यहां होगा और ये वैल्यू अगर 0 आ जाए तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया। और क्या माने पूरा वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0। तो आपको तो मालूम है कि S2P0 माइनस S1P0 कितने के इक्वल है, xd/t μ-1 इंटू टी। और अब इसको 0 से इक्वेट कर देना। अगर इसका वैल्यू इसके इक्वल हो, यही बात ना पहले बोल रहे थे कि इतना से तो ये ऑलरेडी बड़ा है ही, अगर उतना ही से इसको भी इंक्रीज करा दे तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी बोलेंगे टू गेट 0 पाथ डिफरेंस एट P0 xd/d इट शुड बी इक्वल टू 0, यानी xd/d μ-1 इंटू टी। x कितना आ गया, तो x आ गया μ-1 इंटू टी d/d। देखो जी, इस रिजल्ट को याद रखना कि कोई भी
एक स्लिट के सामने एक स्लैब को रखोगे तो जो सेंटर पर मैक्सिमा बनता था ना, वो यहां भाग के चला गया। सेंट्रल मैक्सिमा इतना से शिफ्ट कर गया, इसीलिए अक्सर इसको हम लोग एक्स से ना डिनोट करके इसको हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, शिफ्टिंग के लिए यूज कर। तो देखो अब इसी को हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं, जहां जहां एक्स लिखे हैं ना वहां एस लिख देते हैं, एस। तो एस हो गया इतना, यानी हम लोग एस सीखे, ध्यान से सीखना, ये सब बहुत यूज का है, कि स्लिट के सामने जब स्लैब को रखोगे तो जो सेंट्रल ब्राइट पहले यहां बनता था वो यहां भाग गया। अगर यही यहां रख देते तो सेंट्रल ब्राइट इधर भाग जाता। अब सोचो, जो पहले फर्स्ट मैक्सिमा यहां था वो भाग के यहां चला जाएगा, यहां था वो भाग के यहां चला, मतलब कि पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है ना वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक ना। ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला हो गया, स्टार देकर लिख भी दे रहे हैं कि व्हेन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T and refractive index mu is placed in front of a slit, then fringe pattern is shifted by mu minus 1 into T d by T। यहाँ लिख दे रहे नीचे में, mu minus 1 into T d by T, ठीक ना। अब समझना जो बात बता रहे, जैसे मान लो इस पर जो है फ्रिंज बना हुआ, ऐसे देखो, इस पर जैसे ये ब्लैक ब्लैक बनाए, समझ लो ये फ्रिंज बना हुआ है, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मैक्सिमा, ऐसे ऐसे बना हुआ, यही स्क्रीन है समझो। अब क्या हुआ, जैसे इस तरह से यहाँ बना हुआ था ऑलरेडी पैटर्न, लेकिन जैसे ही ये स्लैब को रखे ये पूरा पैटर्न भाग करके, जैसे मान लो यहाँ पहले 0 था, ये पैटर्न ही भाग के यहाँ चला आया, तो क्या फ्रिंज का विड्थ में फर्क पड़ गया। सोचो पेन यहाँ पर है और इस पेन को हम यहाँ लेके चले जाए तो इन दोनों के बीच का गैप बदल जाएगा, क्या फ्रिंज विड्थ बदल जाएगा। तो बोलेंगे नहीं, फ्रिंज विड्थ नहीं बदलता है, उसका पोजीशन सबका शिफ्ट कर जाता है। यानी जो पहले यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा था वो यहाँ चला गया सेंट्रल मैक्स, इसको हम लोग जीरोथ मैक्सिमा बोलते थे या जीरोथ ब्राइट। जीरोथ ब्राइट इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होता था, लेकिन अब जीरोथ ब्राइट यहाँ चला गया, तो जो फर्स्ट यहाँ रहा होगा वो यहाँ चला गया, जो सेकंड यहाँ रहा होगा यहाँ चला गया, या नीचे में जो फर्स्ट रहा होगा वो अब यहाँ पर आ गया होगा, ठीक ना। मतलब उसी के तरह सब सारा के सारा पैटर्न शिफ्ट कर गया, बट बोलेंगे फ्रिंज विड्थ रिमेन्स अनचेंज्ड। विड्थ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, बस पैटर्न का केवल शिफ्टिंग हुआ है। फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं, लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ वही के वही है, यानी दो मैक्सिमा के बीच का गैप या दो मिनिमा के बीच का गैप वही के वही है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। बस फ़र्क पड़ा है कि पूरे का पोजीशन जो है ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया। यहाँ स्लैब रखे तो यही स्लैब यहाँ रखते तो सारा पैटर्न नीचे की ओर शिफ्ट कर जाता। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क डाल सकता है समझ गए। और देखो ये एक तरह से
जनरल फार्मूला हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। कोई कहेगा यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ स्लैब है, बतलाओ तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो बोलेंगे देखो पार्ट डिफरेंस इतना होगा। इसको जीरो करना था तब ना जीरो से इक्वेट किए। अगर कोई कहता कि बतलाओ स्लैब जो है उसका थिकनेस क्या ले कि यहाँ पर ब्राइट हो, तो बोलेंगे ब्राइट होने के लिए पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, यानी यहाँ एन लैम्डा से इक्वेट कर देते और टी का वैल्यू निकालते। यानी हम लोग एक जनरल फार्मूला भी सीखे कि अगर एक स्लिट के सामने स्लैब रखा हुआ और किसी पॉइंट पर अगर हमसे पूछा जाए कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा जो स्क्रीन के सेंटर से एस डिस्टेंस पर है, तो बोलेंगे यही फार्मूला। जीरो करना है, जीरो से इक्वेट करती है ना। तो चलो याद रहेगा, तो इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन है, ये ग्लास स्लैब of thickness T and refractive index mu is placed in front of one of the slit in Young's double slit experiment. Find number of fringes crossing through the center of his screen if the slab is removed. चलिए आइए इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक स्लैब को रख दिया एक स्लिट के सामने, तो आपको मालूम है जो यहाँ का सेंट्रल मैक्सिमा रहा होगा वो यहाँ भाग गया, ठीक है। जो यहाँ पे रहा था फर्स्ट मैक्सिमम वो यहाँ आ गया, ये इधर नीचे में जो सेकंड था वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया। इसी तरह का हुआ, यहाँ जो था वो यहाँ भाग के आ गया। यानी कि ये जो पॉइंट P0 है और ये जो P0 डैश है, इसके बीच में जितना भी मैक्सिमा है, जितना भी फ्रिंज बना हुआ है, एक तरह से सब नीचे से शिफ्ट होकर आया। अगर यही स्लैब को हटा ले तो फिर से P0 डैश यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, यानी इसके बीच में जितना भी फ्रिंज बना है सब इसको क्रॉस करेगा कि नहीं, स्क्रीन के सेंटर को क्रॉस करेगा कि नहीं। सोचो यहाँ ऐसे था और आ गया यहाँ पे, तो इस P0 डैश यहाँ पहुँचेगा तो बाकी इसके नीचे में जितना भी यहाँ मैक्सिमा बना हुआ है वो सब नीचे चला जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर हम इस स्लैब को रिमूव कर लें तो कितना फ्रिंज इसके सेंटर को क्रॉस करेगा। जैसे ही हटाओगे तो ये यहाँ आएगा और इसके बीच में जितना भी फ्रिंज बना हुआ है सब किधर जाएगा, नीचे, यानी स्क्रीन के सेंटर को क्रॉस करे। यानी इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए पहले शिफ्टिंग देख लो। तो शिफ्टिंग जो हुआ है, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि शिफ्टिंग होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई टी, ठीक। और दो मैक्सिमा के बीच का गैप जो है बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं लैम्डा डी बाई डी, यही ना होता है, या फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी। तो सोचो इसके बीच में कितना फ्रिंज है यही ना पता करना है। तो ये डिस्टेंस एस है और ये जो गैप है, तो बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ
fringes crossing through the center of screen S by बीटा, तो म्यू -1 टी डी बाई डी और बीटा हो गया लैम्डा डी बाई डी, यही ना। इसके बीच में कितना फ्रिंज बना हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस एस है और दो फ्रिंज के बीच का गैप है बीटा, तो एस बाई बीटा कर लिए तो कितना संख्या होगा पता चल गया। तो देखो तो ये कितना आ गया, म्यू -1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा, बस बन तो गया। इतना नंबर ऑफ फ्रिंजेज इसको क्रॉस करे, यानी इसके बीच में जितना भी फ्रिंज है वही फ्रिंज क्रॉस करेगा। इसी क्वेश्चन को उल्टा ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा स्लैब नहीं है, तो स्लैब नहीं है तो ये वाला तो यहाँ हो। कहेगा आप स्लैब रख दिए, कितना नंबर जो है क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो बोलेंगे वही बात है, जैसे P0' यहाँ वो यहाँ भाग जाएगा, तो इसके बीच में जितना भी फ्रिंज बनेगा वही ना क्रॉस करके ऊपर आया हो, ठीक ना। तो दोनों केस के लिए आंसर तो हम लोग एक ही जैसा देंगे। तो एक बात और सीखें, मान लीजिए आपको कोई कह दे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग दोनों स्लिट के सामने एक एक स्लैब को रख दिया, ठीक ना, दोनों स्लिट के सामने रख दिया। ये जो है स्क्रीन डी डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल डी है, दोनों स्लिट के सामने एक एक स्लैब रख दिया। इसका थिकनेस T1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये T2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब शिफ्टिंग, बात शिफ्टिंग का किया जाए तो बस इसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये स्लैब चाहेगा पैटर्न ऊपर शिफ्ट और ये स्लैब चाहेगा नीचे शिफ्ट, तो ये वाला चाहेगा कि ऊपर कितना से शिफ्ट हो, μ1 -1 T1 डी बाई डी, और ये चाहेगा नीचे शिफ्ट। मान लो ये स्लैब चाह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाए और ये चाह रहा है कि नहीं 8 सेंटीमीटर नीचे आ जाए, तब तो शिफ्टिंग 2 सेंटीमीटर का ना होगा। लेकिन अगर ये चाह रहा है 10 से ऊपर चला जाए और ये भी चाह रहा है 10 से नीचे आ जाए, तब तो फिर वही के वही बात हो जाएगा, क्योंकि दोनों शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में कराना चाह रहे, तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। इसका शिफ्टिंग जो है वो इतना, ये ऊपर शिफ्ट कराना चाह रहा है, ये नीचे शिफ्ट कराना चाह रहा है, तब पार्ट डिफरेंस इतना हुआ। और इसी को मॉड कर दें, तो मॉड क्यों कर दें, पता नहीं ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये तो मुझे मालूम नहीं, ठीक ना। अब तो डिपेंड करेगा ना μ1 और T1 का वैल्यू क्या है, μ2 T2 का वैल्यू क्या है। कोई कहेगा नहीं दोनों इक्वल है तो T और μ सेम है, तब तो 0 ही हो जाएगा, तब तो कोई शिफ्टिंग होने को नहीं है। जहाँ यहाँ अगर मैक्सिमम बनता था तो बनेगा, समझ गए। यानी अगर इसका वैल्यू इफ μ1 -1 T1 ग्रेटर देन हो गया, ठीक ना, यहाँ लिख देना ग्रेटर देन हो गया μ2 -1 T2 के, तब ऊपर शिफ्ट होगा और इतना से शिफ्ट हो। अगर ये जो है बड़ा होता है इससे, तो इससे इसको माइनस कर दे, नीचे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। इसीलिए मॉड ले लिया, वो डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए। और कोई पूछे कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा, बोलेंगे विड्थ वगैरह में फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ्रिंज पैटर्न का शिफ्टिंग होता है, ठीक ना। यानी बोलेंगे क्या कि फ्रिंज विड्थ अगर निकालना हो तो फ्रिंज विड्थ वही के वही है, उसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ठीक है।
तो देखिए अब आपका होमवर्क क्या, कारण कि हम लोग बहुत सा टाइप तो सीखे हैं। तो अब आपका जो है लाइट वेव जो चैप्टर है एस सी वर्मा के बुक में वॉल्यूम 1 में है, चैप्टर नंबर 17 है। आपको याद रखना है, बहुत सा होमवर्क पहले ही दे चुके हैं। अब आपको होमवर्क में है 1 से लेकर के 20 तक, तो कहिएगा पहले तो 11 तक आप दिए ही थे, तो वही आगे जोड़ लेंगे कि जो भी होगा, मान लीजिए 12 से 20 समझ लीजिए। इसके बाद जो है आप 24 से समझें, आपको 34 तक होमवर्क है, ठीक ना। बस कुछ थोड़ा सा टाइप बताएंगे। वैसे तो इस बार सिलेबस में कटौती किया गया है और उसमें डिफ्रैक्शन वगैरह को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी जो है मैं डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट इतना सिखा दूंगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। और इसको ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से हर एग्ज़ाम में ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो तो 2 क्वेश्चन आता है, और बहुत 2 क्वेश्चन मायने रखता है। एक चीज़ और जानिएगा, ये इसमें टाइप्स का एक लिमिटेशन है, जितना भी टाइप बता दिया जाएगा ना उसी से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप इसको ज़रूर जो है ध्यान से पढ़ेंगे, और 1-2 क्लास के बाद जो है फिर हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।